हैं। विसरण किसे कहते हैं? अब ये अलग मामला आ गया जी। हम लोगों ने पढ़ा परासरण, परासरण आपके नियम। अब पढ़ेंगे विसरण। विसरण क्या है? सिंपल सी बात है, अणु या कोई आयन है, ए भैया ध्यान सुनो, कोई अणु या आयन का सांद्र विलयन क्षेत्र से तनु विलयन की क्षेत्र की ओर, सांद्र विलयन क्षेत्र से तनु विलयन क्षेत्र से होकर, ठीक है ना, तनु विलयन के क्षेत्र की ओर होकर समांगी मिश्रण बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? विसरण कहलाती है। ना मामला सही समझ में बिल्कुल नहीं आया। देखो एक केमिकल होता है केमेनोफोर, उस पर हम समझा रहे हैं, तुमको ध्यान से समझना। घर में तुम जो होली खेलने वाला रंग होता है, उस रंग की भी बात कर सकते हो, वो भी एक तरीके से विसरण की क्रिया देता है, लेकिन समय लगता है, उसमें काफी लंबा समय लग जाता है। ये आयन या कोई पदार्थ जो हम बाहर से डाल रहे हैं, ये कोई आयन या अणु है, अणु या आयन है जो मिला रहे हैं। ये क्या है? जल है। अब जैसे हम डालेंगे इसमें KMnO4, ये अणु आयन कौन सा हमने लिया है? KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट हमने लिया है। जैसे ही डाला इसके अंदर, डालते ही सबसे पहले सन्न से जाएगा, ठोस है, वो नीचे जाएगा, और नीचे जाकर यह गाढ़ा अपने आप तुरंत पूरा घुल जाता है। तुरंत का पूरा क्या हो जाता है? घुल जाता है। घुलने के बाद यह कैसा विलयन बनाएगा? सांद्र, सांद्र विलयन। ये नीचे सांद्र बन गया, तो ऊपर वाला हिस्सा कैसा रह गया सर जी? तनु विलयन। ऊपर वाला हिस्सा कैसा रह जाएगा? ये देखो क्रिया बड़ी तेजी से होती है। जैसे मिलाएंगे KMnO4 पेंदी में जाएगा और नीचे वाला विलयन पूरा गाढ़ा बन जाएगा, और ऊपर वाला विलयन कैसा रह जाएगा? हल्का। अब कुछ समय बीतेगा, 1-2 मिनट होगा, धीरे धीरे अब इसके अणु ऊपर भागना शुरू करेंगे। इधर भागना शुरू करेंगे, ऊपर की ओर। इसके अणु ऊपर की ओर भागेंगे, ऊपर की ओर भागेंगे ऐसे। और जब ऊपर की ओर भागेंगे तो पूरे चारों तरफ ये विलयन में घूमने लगेंगे। अब घुल कर ही अपने आप पूरा समांगी बना लेते हैं, पूरे विलयन को घुल कर कैसा बना देते हैं? एक जैसा, ना ऊपर तनु ना नीचे तनु, ना ऊपर गाढ़ा ना नीचे गाढ़ा, चारों तरफ का एक जैसा विलयन बना देते हैं। तो इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। फिर से रिपीट करते हैं, समझना। एक बात और, घरों पे देख सकते हो भैया, इस प्रकार से शाम को लोग पैक बनाते हैं, लेकिन उसमें नहीं दिखाई देगा, पैक बनाने वाले समस्या में दिखाई नहीं देगा। या दूध, दूध को कर सकते हो, देख सकते हो, दूध यह क्रिया करता है। सेम वैसे ही घर पे जाना, कांच के गिलास लेना, प्लास्टिक वाली या कांच के गिलास, उसमें पानी को भर देना, पहले दूध को नहीं, पानी को भरना है, ठीक है ना। और पदार्थ के रूप में हमें कौन सा डालना है? दूध। अब दूध को ऊपर से डालोगे, देखो भन्ना के दूध जाकर नीचे जम जाए, नीचे आ जाएगा, पहले तेजी से आएगा, नीचे इकट्ठा होगा, फिर रोक दो, एक ही धार में थोड़ा सा डालो और रोक दो, ये तेजी से नीचे गिरेगा, नीचे देखोगे कि दूध पूरा फैलकर गाढ़ा हो जाएगा। अब ये दूध के अणु धीरे धीरे तुमको दिखाई देंगे, कहां भागते हुए? ऊपर भागते हुए दिखाई देंगे। यानी सांद्र विलयन क्षेत्र से कहां जाएंगे? तनु विलयन क्षेत्र की ओर होकर कैसा विलयन बनाएंगे लल्ला? समांगी विलयन बनाएंगे, पूरे को एक जैसा घोल कर देंगे, समांगी बना देंगे। तो इस बने हुए विलयन को, यानी इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। क्लियर, समझ में आ गई बात है कि नहीं आ गया? चलो लिखो परिभाषा, देखो, अणु, किसी अणु या आयन का, किसी अणु या आयन का, किसी अणु या आयन का सांद्र विलयन क्षेत्र से, सांद्र विलयन क्षेत्र से, सांद्र विलयन क्षेत्र से तनु विलयन क्षेत्र की ओर, सांद्र विलयन क्षेत्र से तनु विलयन क्षेत्र की ओर, तनु विलयन क्षेत्र की ओर और होकर समांगी मिश्रण, सांद्र विलयन क्षेत्र से तनु विलयन क्षेत्र की ओर होकर समांगी विलयन, समांगी विलयन बनाने की क्रिया को,
समांगी विलयन बनाने की क्रिया को विसरण कहते हैं। समांगी विलयन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। मामला समझ में आ गया? विसरण कहते हैं। जैसे उदाहरण लिखो, उदाहरण लिखो। ठोस केमेनोफोर के क्रिस्टल को, ऐसे लिखना, ठोस केमेनोफोर के क्रिस्टल को, ठोस केमेनोफोर के क्रिस्टल या चूर्ण को, हो गया, को जल से भरे बीकर में डालने पर, क्रिस्टल को जल से भरे बीकर में डालने पर जल से भरे बीकर में डालने पर वह उसकी सतह पर, निचली सतह पर एकत्रित होकर सांद्र विलयन बनाता है। वह उसकी निचली सतह पर एकत्रित होकर सांद्र विलयन बनाता है। वह उसकी निचली सतह पर एकत्रित होकर सांद्र विलयन बनाता है। वह उसकी निचली सतह पर एकत्रित होकर सांद्र विलयन बनाता है। सांद्र विलयन बनाता है जो धीरे धीरे ऊपर के तनु भाग में घुलकर, जो धीरे धीरे ऊपर के तनु वाले भाग में घुलकर, जो धीरे धीरे ऊपर के तनु वाले भाग में घुलकर जो ऊपर धीरे धीरे तनु वाले भाग में घुलकर समांगी विलयन बना लेता है। ऊपर वाले भाग में घुलकर समांगी विलयन बना लेता है। इस क्रिया को ही विसरण की क्रिया कहते हैं। इस क्रिया को ही विसरण की क्रिया कहते हैं। फटाफट उतार लो बच्चा। चलो जी, विपरीत परासरण, नाम से ही स्पष्ट लग रहा है। थोड़ा सा कोई हमको बताए परासरण किसे कहते हैं? आप पन्ना पलाटो फटाफट, ऐसे पढ़ोगे तो है नहीं। यह है अर्ध पारगम्य झिल्ली। अर्ध पारगम्य झिल्ली से ऊपर कैसा विलयन भरा गया है? तनु विलयन है। नीचे कैसा है? सांद्र विलयन है। समझना जी? अभी हम परासरण की बात कर रहे हैं। परासरण तो तनु विलयन से कौन छनेगा? विलायक अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर स्वतंत्र प्रवाह करता है। तनु विलयन से विलायक अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर सांद्र विलयन की ओर स्वतंत्र प्रवाह करने की क्रिया क्या कहलाती है? परासरण की क्रिया कहलाती है। और इसी क्रिया के कारण किशमिश पानी में क्या जाती है? फूल जाती है। और किशमिश का पानी में फूलना अल्प परासरी है कि अति परासरी है? अति है, अल्प परासरी है। एक्सपेरिमेंट जाकर तो किए नहीं होगे घर पे? किए? किशमिश वो जो था अंगूर पिचका, तुम लोग किए थे? किशमिश को तनु विलयन में डालोगे, ठीक है ना? तनु विलयन में तो वह क्या होगा? किशमिश फूल जाएगा। सांद्र विलयन बनाओगे और सांद्र विलयन में तुम अंगूर को डालोगे तो अंगूर क्या होगा? पिचक जाएगा, क्योंकि वह अति परासरी है, यानी सांद्रता अधिक और परासरण दाब भी अधिक है। इसके कारण जो अंदर का, हमने कल तो पूरा विस्तार से बताया था जी, अंगूर और बाहर सांद्र है। बातें नहीं, सांद्र विलयन में अंगूर को डालोगे तो यहां से पानी कहां आना शुरू होगा? बाहर।
यहां से पानी कहां होगा, बाहर आना, यानी कि अंदर का तनु हो गया, बाहर का कैसा हो गया, शांत। इसके कारण जो अंगूर होता है वह सांद्र विलयन यानी अति पराशर विलयन में पिचक जाता है। और वहीं अगर किशमिश को हम डाल दें तनु विलयन में, अब इसमें किशमिश डालोगे तो कुछ और नहीं फर्क पड़ेगा, किशमिश को खुद है सांद्र, सांद्र में सांद्र चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पिचका व किशमिश को अगर डाल दिए भैया तनु विलयन में, तो फिर किशमिश क्या होगा, फूल जाएगा, वह अल्प पराशर। यहां पर हम बात कर रहे हैं किशमिश के फूलने के लिए अल्प पराशरी की बात की जा रही है, ठीक है। तो जब तनु विलयन से विलायक अर्धपारगम्य में झिल्ली से होकर स्वतंत्र प्रवाह करता है सांद्र विलयन की ओर, तो इस क्रिया को कौन सी क्रिया कहते हैं, परासरण की क्रिया कहते हैं। लेकिन सर जी आप तो लिखा है विपरीत परासरण, तो हाँ जी, रिवर्स परासरण यानी विपरीत, विपरीत परासरण किसे कहेंगे, नाम ही से स्पष्ट है लल्ला। विपरीत का मतलब उल्टा, विपरीत का मतलब उल्टा। अब सांद्र विलयन से क्या करेगा, विलायक जाएगा किस विलयन की ओर, सांद्र विलयन से विलायक जाएगा तनु विलयन की ओर। तो कहेंगे सांद्र विलयन से विलायक का, सांद्र विलयन से विलायक का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर तनु विलयन की ओर स्वतंत्र प्रवाह की क्रिया, ठीक है ना, क्या कहलाती है, विपरीत परासरण कहलाती है। और याद करो जिस दिन परासरण ने शुरू किया था, उंगलियों वाला कुछ खेल हमने बताया था। जब उंगलियों को हम लंबे समय तक पानी में डुबो कर रखते हैं, तो यहां पर भी रिवर्स परासरण की क्रिया शुरू हो जाती है। अंदर सांद्र है, अंदर का विलयन कैसा है, सांद्र, और बाहर का जल कैसा है, तनु। तो अब इस सांद्र विलयन से पानी के कण धीरे धीरे क्या करते हैं, इस बाहर वाले पानी में आने लगते हैं, जिसके कारण हमारी उंगलियां क्या हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। मामला समझ में आया। तो यहां पर विपरीत परासरण लगता है, और जब किशमिश का फूलना परासरण कहलाता है। मामला समझ में आ गया। तो चलो जी लिखते हैं, परिभाषा समझ में आ गई ना दोनों की, एक ही पर देखो, विपरीत परासरण क्या लिखा जाएगा बच्चा, शुरुआत यहीं से कही जाएगी कि सांद्र विलयन से, लिखो किसी सांद्र विलयन से, किसी सांद्र विलयन से विलायक का, किसी सांद्र विलयन से विलायक का, किसी सांद्र विलयन से विलायक का, विलायक का तनु विलयन, सॉरी एक मिनट, किसी सांद्र विलयन से विलायक का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर, अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर, अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर तनु विलयन की ओर, तनु विलयन की ओर स्वतंत्र प्रवाह की क्रिया, तनु विलयन की ओर स्वतंत्र प्रवाह की क्रिया, स्वतंत्र प्रवाह की क्रिया विपरीत परासरण कहलाती है। कैसा परासरण कहलाती है बच्चा, विपरीत परासरण कहलाती। मामला समझ में आ गया। जैसे, जैसे जब हम अपने हाथों को लंबे समय तक, जब हम अपने हाथों को लंबे समय तक, जब हम अपने हाथों को लंबे समय तक, लंबे समय तक जल में डुबो कर रखते हैं, तो लंबे समय तक जल में डुबो कर रखते हैं तो उंगलियां सिकुड़ जाती हैं, विपरीत परासरण के कारण, विपरीत परासरण के कारण उंगलियां सिकुड़ जाती हैं, विपरीत परासरण के कारण उंगलियां सिकुड़ जाती हैं। विपरीत परासरण के कारण उंगलियां क्या हो जाती हैं, सिकुड़ जाती। मामला समझ में आया कि नहीं आया जी, आया ना। यह है विलायक जा रहा है, कौन जा रहा है ऊपर, विलायक।
यह क्रिया कैसी हो रही है, रिवर्स। उस वाले में तनु से सांद्र में आ रहा था और यहां पर क्या हो रहा है, सांद्र से तनु में जा रहा है। इस क्रिया को विपरीत प्रासरण कर देंगे। सिंपल सी बातें हैं, चित्र बना लो। इसी का उपयोग करके हम समुद्री जल को पीने की योग्य बनाते हैं। जहां पर पानी जमीन से नहीं निकलता, घाटीय क्षेत्र जहां पे है, घाटी इलाके हैं, जैसे ईरान, ईरान की तरफ हो गया, ईरान वाला जो राज्य हो गया, बहुत सारे जगह ऐसे हो गए जहां पर कि समुद्र नीचे से पानी धरती से निकल नहीं पाता है और समुद्री पानी को पीना पड़ता है। तो समुद्री पानी को पीने योग्य बनाया जाता है। अब पीने के योग्य बनाने की प्रक्रिया किसके अंतर्गत होकर गुजरती है, विपरीत परासरण। तो उसको बोला जाता है समुद्री जल का विलवलीकरण। ठीक है ना। तो चलो हेडिंग लिखा जाए, समुद्री, अंक की मात्रा लगा देते हैं ना, समुद्री जल का विलवली नहीं विलवलीकरण, समुद्री जल का विलवलीकरण। डिसाइलेशन ऑफ समुद्री जल का विलवलीकरण। ध्यान से आराम से पढ़ना, विलवलीकरण, थोड़ा सा टेढ़ा, विलवलीकरण, डिसाइलेशन ऑफ सी वाटर। चित्र बनाओ जी, चित्र बनाओ फटाफट, पहले हमको बना लेने दो। देखो भैया, यह परिभाषा एकदम आसान है जी। परिभाषा बिल्कुल आसान है। सबको पता है कि समुद्री जल खारा होता है, पीने के योग्य बिल्कुल नहीं होता है, बल्कि जो पिएगा प्यास बुझबे नहीं करेगी। उसमें बहुत सारे खनिज लवण मिले होते हैं जिसके कारण वो पीने योग्य नहीं होता। अब इस समुद्री जल को इस बने हुए टैंक के आधार पर एक इस टैंक वाले भाग में भर दिया गया। एक तरफ समुद्री जल भर दिया जाएगा। कहां बता रहे हो? ये समुद्री जल रहा, इस समुद्री जल को भर दिया जाता है और एक तरफ इधर टोटी लगा दी जाएगी, हाँ, पानी निकलने के लिए, और दूसरे तरफ आएगा सी वाटर है और इधर प्योर वाटर निकलेगा। शुद्ध जल निकलेगा। जल को बाहर निकलने के लिए देखो हो क्या रहा। अब एक पूरी बातें समझना। यह कौन है बीच में लगा हुआ? अर्धपारगम्य झिल्ला, रे गधा, झिल्ली है, ठीक है ना, अर्धपारगम्य झिल्ली है। अब होगा क्या, इस जल में नमक है, कुछ खनिज लवण है, कुछ अशुद्धियां जल में मिली पड़ी है समुद्री जल में। अब इसको इस टैंक में भरा जाता है। एक तरफ से इस पे पिस्टन पर प्रेशर लगाया जाता है। जैसे ही प्रेशर लगाएंगे सबको पता है भैया क्या होगा, इस विलयन से विलायक क्या होगा, छन्ना शुरू हो जाएगा। इधर क्या भरा गया, शुद्ध जल। अब इस विलयन से विलायक, ये गाढ़ा है, समुद्री जल कैसा होता है, गाढ़ा, कॉन्सेंट्रेटेड, और शुद्ध जल तो पूरा प्योर होगा, नॉर्मल सा होगा, यानी डाइल्यूट होगा। तो इस गाढ़े जल से विलायक निकलना शुरू हो जाएगा। कौन से विलायक, शुद्ध जल। अब इस अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर इस वाले तनु वाले हिस्से में स्वतः प्रवाह करेगा।
इस स्वतः प्रवाह करने की क्रिया को ही क्या कहते हैं हमें? समुद्री जल का विलवलीकरण, यानी कि खनिज, लवण आदि अशुद्धियों को दूर करके शुद्ध जल बनाना। ये तो क्रिया परासरण की हो रही है, विपरीत परासरण हो रहा है, क्योंकि सांद्र से किधर जा रहा है भैया? तनु क्षेत्र की ओर। लेकिन इस क्रिया को हम विलवलीकरण के नाम से क्या करते हैं? डिसैलिनेशन के नाम से जानते हैं। मामला समझ में आ गया? चलो चित्र फटाफट बना लो, चित्र बनाओ फिर लिखा रहे हैं परिभाषा। चलो लिखा जाए इसके बारे में, क्या कहा जाएगा? सबसे पहले बात, यह क्रिया कहां अपनाते हैं भैया? समुद्र से शुद्ध जल निकालने की क्रिया कहां अपनाते हैं? जहां पर पानी पीने के योग्य जमीन का नहीं होता, घाटीय क्षेत्र कहे जाते हैं, ठीक है ना। देखो घाटी क्षेत्रों में, देखो घाटीय क्षेत्रों में, घाटीय क्षेत्रों में, घाटीय क्षेत्रों में समुद्री जल को, घाटीय क्षेत्रों में समुद्री जल को, समुद्री जल को पीने योग्य बनाने के लिए, समुद्री जल को पीने योग्य बनाने के लिए, बनाने के लिए विपरीत परासरण का प्रयोग किया जाता है। घाटीय क्षेत्रों में समुद्री जल को पीने योग्य बनाने के लिए विपरीत परासरण का प्रयोग किया जाता है, विपरीत परासरण का प्रयोग किया जाता है, विपरीत परासरण का प्रयोग किया जाता है। हो गया? इस क्रिया में चित्र के अनुसार, इस क्रिया में चित्र के अनुसार चित्र के अनुसार अर्धपारगम्य लगी हुई, अर्धपारगम्य लगे हुए एक टैंक में, अर्धपारगम्य झिल्ली लगे हुए एक टैंक में, इस क्रिया के अनुसार अर्धपारगम्य झिल्ली लगे हुए एक टैंक में, लगे हुए एक टैंक में एक तरफ समुद्री जल को, एक तरफ समुद्री जल को, एक तरफ समुद्री जल को भर लेते हैं, एक तरफ समुद्री जल को भर लेते हैं, भर लेते हैं तथा उसके ऊपर से पिस्टन की सहायता से, तथा उसके ऊपर पिस्टन की सहायता से, पिस्टन की सहायता से दाब प्रयोग करते हैं। है? उसके ऊपर पिस्टन की सहायता से दाब प्रयोग करते हैं, पिस्टन की सहायता से दाब प्रयोग करते हैं। हो गया? जिसके कारण, जिसके कारण, जिसके कारण समुद्री जल में उपस्थित खनिज और लवण से, समुद्र जल में उपस्थित खनिज लवण से, खनिज लवण से इसके कारण समुद्री जल में उपस्थित खनिज लवण से शुद्ध जल शुद्ध जल अर्धपारगम्य झिल्ली से, अर्धपारगम्य झिल्ली से विसरित हो जाता है, विसरित मतलब छन जाता है, ठीक है ना। शुद्ध जल अर्धपारगम्य झिल्ली से विसरित हो जाता है, अर्थात छन जाता है, छन जाता है। मामला समझो जी। ये लड़के ऊपर आ जाओ एक बार सभी के सभी। यह कैसा है विलियन भैया? समुद्री जल कैसा है? सांद्र है। क्यों? क्योंकि इसमें जल है, इसमें नमक है, इसमें खनिज लवण बाकी सब मिला हुआ है, ठीक। अब इसको भरने के बाद ऊपर पिस्टन से क्या लगाया जाएगा? प्रेशर। तो प्रेशर लगाएंगे तो इस खनिज लवण से, जो भी खनिज लवण से जो शुद्ध जल है, इस अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए क्या होगा? विसरित हो जाएगा, यानी छन जाएगा।
और उछल के इधर आने लगेगा, तो किस वाले क्षेत्र में आएगा? तनु क्षेत्र में। यानी सांद्र से किधर आ रहा है? तनु वाले भाग में विसरित होने लगता है। तो इस हो रही क्रिया को ही हम समुद्री जल का क्या कहते हैं? विलवलीकरण कहते हैं। मामला समझ में आ गया? लिखो, कहां तक लिखे भैया? विसरित हो जाता है और हमें पीने योग्य शुद्ध जल प्राप्त हो जाता है, और हमें पीने योग्य शुद्ध जल प्राप्त हो जाता है, और हमें पीने योग्य शुद्ध जल प्राप्त हो जाता है, और हमें पीने योग्य शुद्ध जल प्राप्त हो जाता है। हो गया? इस क्रिया को ही समुद्री जल का विलवलीकरण कहते हैं। इस क्रिया को ही समुद्री जल का विलवलीकरण कहते हैं। मामला समझ में आ गया कि नहीं आ गया जी? समुद्री जल का विलवलीकरण कहते हैं। हो गया? अब चलो जी, पूछे कोई तुमसे विपरीत परासरण का दैनिक जीवन में उपयोग, तो दैनिक जीवन में उपयोग क्या है? समुद्री जल से शुद्ध जल बनाना। परासरण का दैनिक जीवन में उपयोग क्या है भैया? परासरण का दैनिक जीवन में उपयोग क्या है? कि किसी चीज को हम पानी में भिगो रहे हैं खाने के लिए, तो खाने योग्य क्या करना भैया? खाने के लिए, खाने के योग्य कह सकते एक तरीके से, किसी चीज को भिगो कर बनाना या शुद्ध जल चुनना। एक और देखो क्रिया विपरीत परासरण की होती है कहां पर? विपरीत परासरण की क्रिया जो आरओ मशीन लगी होती है, आरओ मशीन में जो फिल्टर लगा होता है, जो पानी हम इधर से डालते हैं तो पानी में उपस्थित खनिज लवण को क्या करता है? एक देखोगे अलग टोटी से पानी, गंदा पानी अलग निकलता है और प्योर शुद्ध पानी एक तरफ अलग निकलता है। तो शुद्ध जल से, उस जल से शुद्ध जल को विलायक को अलग करता है और बाकी खनिज लवण जो अशुद्धियां होती है उसको क्या करता है? बाहर करता है। तो वहां पर भी एक विपरीत परासरण की क्रिया होती है। जो आरओ का पानी जो फिल्टर करने वाला लगा होता है, वो सारा कुछ फिल्टर विपरीत परासरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ठीक है? अब सारी प्रोसेस समझ में आ गई परासरण की। तो यहां पर हम लोगों का परासरण समाप्त होता है। हम लोगों ने शुरू किया परासरण दाब किसे कहते हैं, उसमें परासरण पढ़े, सांद्र विलयन, तनु विलयन से विलायक का सांद्र विलयन की ओर स्वतंत्र प्रवाह की क्रिया परासरण की क्रिया कहलाई। इस क्रिया को रोकने के लिए जो न्यूनतम दाब अप्लाई किया गया, उस अप्लाई किए गए न्यूनतम दाब को हम क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं। उसमें प्रयोग हुआ अर्धपारगम्य झिल्ली। तो अर्धपारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं सर जी? ऐसी झिल्ली जिससे केवल विलायक के कण ही विसरित हो सकते हैं, विलय के नहीं, उसे अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। जैसे अंडे की झिल्ली, प्याज की झिल्ली, ठीक है ना, जंतुओं की झिल्ली, वनस्पति झिल्ली, फिल्टर पेपर आदि। लेकिन कोई भी झिल्ली पूर्ण रूप से अर्धपारगम्य नहीं है। सन 1864 ईस्वी में ट्राब नामक एक वैज्ञानिक आया, इंग्लिश वैज्ञानिक ट्राब नामक एक वैज्ञानिक है, जिन्होंने एक कृत्रिम या रासायनिक झिल्ली का निर्माण किया जिसका नाम था कॉपर फेरो साइनाइड, जिसका फार्मूला Cu2 FeCN6 था। इसकी खोज की है, जो पूर्ण रूप से क्या है भैया? अर्ध पारगम्य है। अब बात आई कि सर जी परासर दाब के नियम, परासर जो दाब है उसके दो नियम थे, बायल वान ठापला और चार्ल्स वान ठापला। हमने एक कोड बताया था PTC। बायल में टी को साइलेंट करेंगे और कहेंगे किसी विलयन का स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासर दाब P उस विलयन की सांद्रता C के समानुपाती होता है। इस पर हम लोगों ने डेरिवेशन हल किया। फिर चार्ल्स का आया, चार्ल्स ने कहा कि C से चार्ल्स, तो C को स्थिर कर दो, तो कहेंगे स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासर दाब P उस विलयन के परम ताप T की क्या होता है? समानुपाती होता है। यह था चार्ल्स का नियम। चार्ल्स और बायल के नियम से मिलाकर हमने तनु विलयन का समीकरण बनाया, जिसको कहा गया PB इज इक्वल टू NHT। मेन समीकरण तो यही है ना, एक विलयन के लिए आएगा HT हो जाएगा N मोल के लिए, और इसको हम P इक्वल टू CHT भी लिखे थे जब पक्षांतर N बाई V को, ये आया। इस पर हम लोगों ने कुछ आंकिक प्रश्नों को हल किया, कुछ नहीं बहुते कुछ आंकिक प्रश्नों को हल किया। इसके बाद हमने क्या पढ़ा भैया? समपरासरी और विषम परासरी। समपरासरी में हमने बताया कि समान ताप पर टेम्परेचर दो विलयनों के समान हो, समान ताप पर जिन विलयनों के परासर दाब भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, उसे क्या कहते हैं? समपरासरी कहते हैं।
और अलग अलग ताप पर जिन विलयनों के पराशर दाब एक समान होते हैं उसको हम विषम पराशरी कहते हैं। इस पर भी डेरिवेशन हमने लगाया तो आया था V1 बटे के V2 इक्वल टू N1 बटे के N2 सम पराशरी पर, और विषम पराशरी पर T1 बटे के T2, ये आया था भैया विषम पराशरी के लिए। इस पर आंकिक प्रश्न हम लोगों ने हल किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा समदाबी। समान ताप पर जिस विलयन के वाष्प दाब एक समान होते हैं उसे क्या कहते हैं? समदाबी कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा अति पराशरी और अल्प पराशरी। तो हमने कहा कि समान ताप पर जिन दो या दो से अधिक विलयनों की पराशर दाब अर्थात सांद्रता अधिक होती है उसे क्या कहते हैं भैया? अति पराशरी कहते हैं। और जिनके पराशर दाब या कह सकते हैं सांद्रता कम होती है उसे अल्प पराशरी कहते हैं। फिर इस पर बाकी आगे प्रोसेस हुआ। आज बाकी हम लोगों ने पढ़ा विसरण किसे कहते हैं। तो विसरण की क्रिया को कहने का आशय यही था कि सांद्र विलयन क्षेत्र से तनु विलयन क्षेत्र को स्वतः जाए और फाइल कर अपने आप कैसा बना ले? समांगी विलयन बना ले। उस क्रिया को हम विसरण कहते हैं। और विसरण के आधार पर ही विपरीत परासरण आया। तो विपरीत परासरण में हमने बताया कि अर्धपारगम्य झिल्ली से सांद्र विलयन से विलायक निकलेगा और अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर कहां जाएगा? तनु विलयन। तो विपरीत परासरण और विसरण में थोड़ा सा अंतर है। देखो विसरण में कोई झिल्ली नहीं होती है, विसरण की क्रिया में कोई झिल्ली नहीं लगाई गई तो उसको डालेंगे फैल जाएगा अपने से। कोई पूछेगा विसरण और परासरण में अंतर क्या? विपरीत परासरण में, विपरीत परासरण में भी तनु सांद्र से तनु जा रहा है और विसरण में भी सांद्र से तनु जा रहा है। तो विसरण में अर्धपारगम्य झिल्ली लगी नहीं होती है, वो अपने आप फैलता है, चारों तरफ समांगी विलयन बनाता है। लेकिन विपरीत परासरण में क्या लगा होता है? अर्धपारगम्य झिल्ली, और समांगी विलयन बनाने की जैसी कोई बातें नहीं होती है। इसमें अंतर डिफरेंस समझ में आ गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने समझा समुद्री जल को कैसे शुद्ध करके पीने योग्य क्या किया जाता है? बनाया जाता है। मामला समझ में आ गया भैया। तो इतनी सारी बातें हो गई हम लोगों की आज की। आई होप हमारी पूरी बातें समझ में आ गई होंगी।